नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 जनजातियाँ खानाबदों से एक जगह से बसे हुए समुदाय। जनजातीय नृत्य, संताल चित्र, खर्रा। अध्याय 2, 3, 4। आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान पतन हुआ। उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों गांवों में फल फूल रही थीं। महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज उस समय दौर मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे आसमान वर्गों से विभाजित थे। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियाँ के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली, सामान्यतः जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलग संस्कृति बनाए रखा। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादियों को छोड़कर तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वांछित परंपराओं को इस्तेमाल करते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। किसी भी एक जनजाति का इलाका प्रभाव समय के साथ बदलता रहता है। कुछ शक्तिशाली जनजातियां का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खैर जनजाति 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान प्रभावशाली थी। मानचित्र 1, प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र। कुल परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह कुल कहते हैं जो एक पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। पश्चिम हिमालय में गडकरियों की जनजातियां रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नजर अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी के एक सतयुग का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह 1591 के चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वह पूरी तरह अधीन नहीं कर पाए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा किया और जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। चित्र, रात में भी लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 3, धूम व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत में बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। यह मेवा इकट्ठा करने और ऊँटों को लादा जा रहा है। मध्य एशिया व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे।
बाजरे अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली बेरन और कई दूसरी जनजातियाँ निवास करते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे। दक्षिण में कोरागा बेतर मारवा और दूसरी जनजातियाँ विशाल आबादी रहती थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश गौड़ लोग की तादाद में फैले हुए थे, बड़ी तादाद में। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि विनिमय भी करते थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह। खाना बदोश घुमंत लोग होते थे। उन्होंने पशुचारी होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते थे जो अपने रेवड़ पशुवृत्ति के साथ चारगाह से दूसरे चारगाह घूमते थे। दस्तक फेरी वाले और नृत्य गायक एक अन्य तबीज भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते थे जहां उन्हें पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका करवा टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अध्याय 3। बंजारों का इस्तेमाल कर नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि वह बंजारे विभिन्न इलाकों से अपनी बेलों पर अनाज लेकर शहरों में भेजते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारे पता करें आजकल गांव से शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारे के तौर पर यह किन मायनों से भिन्न या समान था? चित्र 4। काश से मगरमच्छ। कोडिका कोड जनजाति उड़ीसा। एक गांव दूसरे गांव भ्रमण करते थे। ये लोग रस्सी, सरकंडे जैसे फूस की चटाई और मोटे बैर जैसे माल बनाते बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग घूम सौदागरों का काम करते थे। नृत्य के गायकों, अन्य तमाशा बीनों भी जातियां भी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोग की आवश्यकता पड़ती गई। विशेषता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज संगठन का आधार बनी। जाति वर्ण विचार विमर्श। तमिलनाडु तिरुवनंतपल्ली तालुक स्थित वैयाकोंडर के 12वीं शताब्दी के अभिलेख ब्राह्मण का एक सभा। अध्याय 2 विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वह रथकारों सामाजिक स्थिति पर विचार कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वारा बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। चित्र 5। गौर महिला। स्थानीय कृषि। किसी वनप्रस्थ के पेड़ और झाड़ियों को पहले काटा जलाया जाता था। राख में ही फसल को बो दी जाती थी। जब यह जमीन उर्वरता खो देती थी तब जमीन दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था। इसी तरह से फसल उगाई जाती थी।
11वीं और 12वीं सदी के आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूतों गोत्रों की ताकत काफ़ी इजाफा हुआ। वह हुर, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुल राजपूतान मान लिए गए। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद प्रभुशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। नज़दीक से एक नज़र। गौड़ लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानीय कृषि अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गौड़ जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गौड़ राज छोटे गौड़ सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल में इतिहासकार अकबरनामा में उल्लेखित गढ़काना के गौड़ राज्य में 70,000 गांव थे। मानचित्र 2 गोंडवाना। मानचित्र 6 एक नक्काशीदार दरवाजा। गौड़ जनजाति, बस्तर क्षेत्र, मध्य प्रदेश। बड़े बड़े राज्यों के उदय के गौड़ समाज चरित्र को बदल डाला। उनका मूल बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमाज सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं के अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। 1565 में हाफिज खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं की गढ़ कटरा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता ही हुआ मर गया। मानचित्र 3 पूर्वी भारत की जनजातियां। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने बहिया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523, कोच हजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्रों इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। लेकिन अहोम लोग दक्षिण पश्चिम से आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुबला के नेतृत्व में मुगलों के अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना किया। लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक नहीं बन सका। चेतकान के आभूषण। कंबाई नागा जनजाति, मणिपुर। अहोम राज्य बेघर पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों के जबरन काम किया जाता था वह पाई कहलाते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वह
वन सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्व में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान की गई। शिव सिंह 1414 से 44 काल हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक संस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान जमीन दी जाती थी, नाट्यकर्म में प्रोत्साहन दिया जाता था, संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थान भाषा में अनुवाद किया जाता था। निष्कर्ष, जिस युग की हम चर्चा कर रहे हैं उस युग के दौरान उपाधियों में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। आदान प्रदान ने दोनों की तरह समाजों में अनुकूल बदलाव की प्रक्रिया चलाई। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह के राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहद और अधिक जटिल राज्यों और समाजों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। कल्पना करें आप एक खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने बाद अपना निवास स्थल बदलता है। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेस शब्द, वर्ड, जात, टांडा, गढ़, चौसी, बरौद, बुआई, पाई, खेल, बुजरी, जनगणना। फिर से याद करें, निम्न का मिलान करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, सही गलत बताएं। खानाबदोश पशचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहार के बीच किस तरह का विनिमय होता था, आइए समझे। अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए? एक राज्य के रूप में संगठित होने जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला, आइए विचार करें। क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? गौड़ लोग इतिहास अहोम के इतिहास के किन मायनों में भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? आइए करके देखें। एक मानचित्र पर इस अध्याय में उल्लेखित जनजातीय इलाकों को चिन्हित करें। किन्हीं दो संबंध पर चर्चा करें। क्या उनके जीवनोपार्जन तरीका अपने इलाकों में भौगोलिक विशेषताओं के पर्याय अनुरूप था?